अतिथिगण, विशिष्ट वक्ता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर मधुरिमा राज आप सभी का चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। ये संगोष्ठी राम भाव महालगी प्रबोधिनी के सहयोग से CIMP SGT यूनिवर्सिटी और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर PPRC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विचारशील लोगों को एक मंच पर लाकर बिहार की पूर्वी भारत के विकास में बढ़ती भूमिका पर चर्चा करना है, ताकि हम व्यवहारिक और असर संबंधित नीतियां बना सकें। बिहार आज अपने विकास की यात्रा के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर जहां राज्य विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं इसकी राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन अक्सर सार्वजनिक चर्चाएं नीतियों और योजनाओं की बजाय व्यक्तियों पर केंद्रित हो जाती हैं। ये संगोष्ठी इस सोच को बदलने का प्रयास है, ताकि चर्चाएं नीति, शासन और सेवा वितरण जैसे असली मुद्दों पर केंद्रित हों। हमारा उद्देश्य है कि अनुभव साझा करके, चुनौतियों को समझकर और नवाचारी समाधान खोजकर बिहार को समावेशी और परिवर्तनकारी विकास का मॉडल बनाया जाए। आज की चर्चाओं में हम आर्थिक विकास, ग्रामीण परिवर्तन, युवाओं को सशक्त बनाना और शासन में नवाचार जैसे अहम विषयों पर बात करेंगे। विशेष ध्यान इस बात पर रहेगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का बिहार पर क्या असर पड़ा है और राज्य सरकार ने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से जो पहल की है, उन्हें किस तरह और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस संगोष्ठी का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इन विचारों और चर्चाओं के माध्यम से हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में ठोस नीतिगत मार्ग तैयार कर सकें, जिसमें बिहार की अहम भूमिका हो। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए समय निकाला। आपकी भागीदारी इस संवाद को समृद्ध बनाएगी और बिहार व पूरे पूर्वी भारत के लिए एक साझा और सकारात्मक दिशा तय करने में मदद करेगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा है ये दिन सार्थक सहभागिता और दूरदर्शी विचारों से भरा रहेगा। हमारे माननीय अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। मैं हर्षा और नॉरिस से अनुरोध करती हूं कि यहां सभी उपस्थित माननीय अतिथिगणों को पौधा देकर उनका स्वागत करें। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह, निदेशक CIMP से निवेदन करती हूं
कि वे स्वागत भाषण देकर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। Shri Samrat Chaudhary ji, Honorable Deputy Chief Minister, Bihar, in absentia. He is likely to come after some time. Dr. Vinay Sahasrabudhe ji, Honorable Vice Chairman, Rambhau Mahalgi Prabodhini. Professor Dr. Hemant Verma ji, Honorable Vice Chancellor, SGT University. Esteemed colleague Shri Kunod Kumar ji, Chief Administrative Officer, CIMP. Esteemed dignitaries, guests, members from the media, and all other members present in this august house. I deem it my valued privilege to extend my heartfelt thanks and gratitude to each one of you present in this house today on the occasion of National Seminar on Bihar Leads the Rising East. Since time immemorial, Bihar has led the cultural and the knowledge revolution of the world. I'm delighted to share way back in 600 BC, the first republic of the world, Litvi Republic of Vaishali, could be witnessed from the state of Bihar, and that became a precursor to the culture of democracy to the whole world. The main objective of this seminar is to understand how and the mechanism of formulating strategies and policies for Bihar government to make it lead the eastern part of the country. And I'm sure when I was talking about the legacy of Bihar, Bihar has given the first university to the world. It has given a couple of religion, Buddhism and Jainism. And if I talk about the historical regime, the state of Bihar has been instrumental in giving many big things to the world. The digital revolution which we see today, zero was contributed by Aryabhatta, who hails from Bihar. Charak Sanhita again was given by Bihar. The best of the universities, Nalanda, Takshila, Vikramshila, that was in Bihar. Bihar was once upon a time the global hub for education, and it was leading the entire country and the civilization of the world. अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में जाएं तो भारत जो है 16 महाजनपदों में विभाजित था। अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अश्मक, वज्जी, मल। उसमें से मगध और अंग का जो इलाका था वो बिहार में बहुत तेज गति से देश को आगे की ओर ले जा रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में भी हम लोगों ने, बिहार ने काफी अग्रणी भूमिका निभाई है। Now the time for us is to focus on how policies can come together and make sure Bihar rides the exponential growth trajectory. And for this, I am thankful to all the institutions who have joined together, particularly Prabodhini from Maharashtra, SGT University and Public Policy Research Center, and last but not the least, Center for Public Policy from Chandragupta Institute of Management, Patna. Let me place on record my sincere thanks and gratitude to Niti Aayog and the dignitaries from Niti Aayog who have been instrumental in understanding the various needs of the state of Bihar and have granted the lead Knowledge Institute status to CIMP. We are thankful and grateful to Niti Aayog. I am also grateful and I acknowledge with thanks and gratitude the presence of Honorable CEO of Niti Aayog, who has reached Patna, who is currently in the State Guest House. He'll be joining us in the second half. And the additional mission director, Anand Shekhar ji, is here. The entire team of Niti Aayog has been working very closely with the Department of Planning and Development Government of Bihar to understand the challenges and perspectives of the government of Bihar and how Niti Aayog can join hands together in facilitating the process of
development of policies which can be instrumental in ensuring the exponential growth of Bihar in the times to come. I'm delighted to share that Bihar has been instrumental in laying some policies and the programs in the state which have become a role model for many other states. I will quote Jal Jeevan Haryali, which has been very, very popular, and there are quite a few other programs. I'm delighted to share a couple of years back, Bihar became #1 across the country in terms of Z certification of MSMEs. Well, the times are changing. People, process, and planet. When people talk about people, process, and people, planet, and profit, I talk about people, process, policies, and planet. So we can talk about the whole day. We have a good number of great minds, innovative minds in the domain of policies, policy planning, policy development, policy implementation, monitoring and evaluation to understand what shall be the ideal roadmap for Bihar to become the #1 in the East to start with and to become a front-runner state in the times to come. Let me place on record my sincere thanks to each one of you by extending a warm welcome to all of you on the dais and off the dais with a big round of applause from the entire house. I also take this pleasure, privilege, honor, and delight to share that Chandragupta Institute of Management, Patna, has worked closely with Department of Planning and Development in terms of structuring the strategy room for the government of Bihar, which has been masterminded by Department of Planning and Development and implemented by Chandragupta Institute of Management, Patna. The strategy room is a location. Strategy room is located right in front of the Office of Honorable Development Commissioner, Government of Bihar, wherein this strategy room has integrated 45 departments of the state, and it's a digital dashboard which will facilitate the process of strategic planning for the senior bureaucrats of the state. And internationally, we talk about data-driven strategic planning, evidence-based strategic planning. It will also enable the departments in monitoring and evaluation, and also in terms of strengthening its communication with various stakeholders of the state. And also, it has been integrated with the various databases of Niti Aayog and other leading databases of the country. So this strategy room is likely to enable, facilitate, and catalyze the process of policy planning and development, and also to monitor smooth implementation of the various plans of the central government and the state government. Let me also place on record our sincere thanks to our Honorable CEO, Niti Aayog, BVR Subramaniam Sahab, whom I had the pleasure to meet in one of the national summits at Hotel Taj organized by BIPAD. And in the discussion, he was very kind to have announced that Niti Aayog would like to fund one of the initiatives, particularly in the domain of incubation center. So last but not the least, I would also like to thank all members who have facilitated in organizing this program, particularly from Prabodhini, who have been working very closely with Kumochi and our Center for Public Policy and Research. I once again welcome all of you with a big round of applause from CIMP and the entire team of people here. I look forward to wonderful deliberations, and we at CIMP, along with our Center for Public Policy and Research, we would like to contribute our best in the process of public policy development and its smooth implementation to make our great state yet greater in the times to come. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bihar. के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए और इस कार्यक्रम को एक दिशा निर्देश देने के लिए अब मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि आप डॉक्टर विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे जी का तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ, विचारक और संगठनकर्ता हैं। वे 2016 से 2022 तक राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नीतिगत चर्चाओं और बौद्धिक विमर्श को नई दिशा दी।
वे रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय हैं। एक ऐसा संस्थान जो जन नेताओं, नीति निर्माताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे का सार्वजनिक जीवन वैचारिक प्रतिबद्धता, नीति निर्माण में गहराई और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण का उदाहरण है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके ज्ञानवर्धक विचारों को सुनने के लिए आपको यहां आमंत्रित करते हैं। इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, इस चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राणा सिंह जी, साथ ही साथ एसजीटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय, इस संस्थान से लंबे समय से जुड़े हुए श्री कुमुद जी, सामने बैठे हुए कई सारे महानुभाव, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हमारे मित्र श्री हरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली तक जिनके अध्ययनशीलता और प्रतिभा का एक प्रभाव निर्माण हुआ है, ऐसे इस बिहार के ही जो सुपुत्र है हमारे, ऐसे गुरु प्रसाद पासवान जी, नीति आयोग से संबंधित माननीय हमारे सीईओ साहब तो आएंगे, मगर बाकी जो लोग यहाँ पर उपस्थित है वो सभी, और बिहार में शैक्षिक जगत से वास्ता रखने वाले कई सारे महानुभाव, कई माननीय वाइस चांसलर महोदय मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अन्य सभी गणमान्य प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं चंद्रगुप्त संस्थान का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस आयोजन में प्रबोधिनी को और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर को और एसजीटी यूनिवर्सिटी को भी सहभागी कर लिया और एक मंथन यहाँ पर साकार करने की जो कोशिश है उसको गति दी। वैसे ये आयोजन क्यों हो रहा है? मैं मानता हूं कि इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहली बात तो अपने आप में बड़ी विशिष्टतापूर्ण है कि एक बिहार के विकास की चर्चा करने के लिए एक हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में स्थापित श्री गुरु नानक ट्राइसेंटेनरी यूनिवर्सिटी, एसजीटी यूनिवर्सिटी नाम से जानी जाती है, जिसके माननीय वाइस चांसलर महोदय यहाँ पर है। दिल्ली में नीति शोध में काम करने वाला पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर और मुंबई में काम करने वाली रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी, ऐसे बिहार के बाहर के 3 प्रदेशों के संस्थान बिहार की चर्चा करने के लिए चंद्रगुप्त संस्थान के साथ मेल मिलाप करते हुए यहाँ उपस्थित है। मैं मानता हूँ कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अत्यंत स्वागत योग्य उदाहरण है, और ये इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि विगत 2 दशकों में लगभग बिहार ने जो एक कहानी निर्माण की है, जिसको मैं कहूँगा कि एक अनकही कहानी है, और पूरे देश को इस परिवर्तन का बहुत सारा एहसास है, ऐसा शायद ही हम कह पाएंगे। और आज का ज़माना सोशल मीडिया के कारण कहो और कुछ कहो, मगर एक ऐसा ज़माना है जहाँ अच्छा होने से भी अच्छा दिखना, मतलब अपनी अच्छाई का इजहार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अच्छा होना तो है ही, और कई बार ऐसे जो अच्छे प्रयास बिहार में हो रहे हैं वो देश के कोने कोने तक पहुंचने से रह जाते हैं। सकारात्मक बातों को वैसे भी मीडिया में बहुत स्थान नहीं मिलता, और लोग उसको जितनी गंभीरता से उसके पीछे जो प्रयास रहे हैं उनको लेना चाहिए वो भी नहीं ले पाते। और उस दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि अच्छे लोगों ने अच्छा प्रस्तुत होना चाहिए, और वो अच्छे से प्रस्तुत होंगे तो जो नकारात्मकता है उसका प्रभाव निश्चित रूप में कम होता हमें दिखाई देगा।
तो इसलिए पहला उद्देश्य यह है कि बिहार की अनकही कहानी को पूरे देश को बताना। इसका प्रारंभ यहाँ पाटलिपुत्र से हो रहा है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये देश के अन्य अन्य भागों में भी ये जाएगा, क्योंकि बिहार, अगर मैं कहूं विगत 20-25 सालों के इतिहास को देखते हुए जो परिवर्तन यहां पर आकार ले पाया है, कि बिहार इज परहैप्स द कैपिटल ऑफ द एस्पिरेशनल इंडिया। और ये जो आकांक्षी भारत है उसका नेतृत्व बिहार कर रहा है। ये मैं इसलिए जानबूझकर कह रहा हूं कि देखो, हमारे देश में जो शब्दावलियां प्रचलित हुई उसमें से एक थी बीमारू, और बीमारू शब्दावली का प्रारंभ बी से हुआ और वो बी बिहार से आया। आज बिहार बीमारूपना त्याग कर बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार इज द कैपिटल ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया। And in that sense, I believe it is very important that people all over India need to understand the story of transformation. दूसरा उद्देश्य ये भी है कि ये परिवर्तन कोई सहज साध्य नहीं था, उसके पीछे मेहनत थी, उसके पीछे नवाचार थे, उसके पीछे नई नई नीतियों का सृजन था, और उसमें से कई सारी बातें हैं जो मेहनत के कारण संभव हो पाई है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में यह कहा जाता है कि इट इज मोदी मैजिक। मैंने एक बार संसद में अवसर मिला तो विनम्रता से कहा कि इट इज नॉट मोदी मैजिक, इट इज मोदी मेहनत। और मैं मानता हूं कि यही मेहनत का सिलसिला यहां बिहार में भी हमने देखा, जिसके कारण जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी, उसमें 2004-05 से लेकर 2025 तक की बात हम करें तो 14 गुना वृद्धि हुई है, विच इज नॉट ए स्मॉल थिंग। पर कैपिटा इनकम, फिर एक बार अगर हम 2004-05 से इसकी तुलना करें तो पर कैपिटा इनकम 8.5 गुना उसमें वृद्धि हुई है। जीएसडीपी में, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो लोन का प्रतिशत रहता है वो हर राज्य में कमोबेश रहता ही रहता है। तो बिहार में 2004-05 में ये प्रतिशत 62% था, जो आप आधे से भी अधिक घटकर 31% के नीचे जा रहा है। और स्वाधीन भारत के इतिहास में भी बिहार ने पूरे देश को ऊर्जा दी है। ये वर्ष आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ का वर्ष है। लोकतंत्र हत्या के 50 साल पूरे देश में हम मनाने वाले हैं 25-26 जून के बाद। और उस समय भी ऊर्जा आई थी तो इस बिहार की भूमि से आई थी। जयप्रकाश नारायण और बाकी नेताओं ने पूरे देश को वो ऊर्जा दी थी। और आज मैं देखता हूं कि ऊर्जा उपलब्धि का भी प्रतिशत बिहार में कैसे बढ़ता गया है। 2004-05 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धि 78 यूनिट थी, आज वो 394 यूनिट यहां तक बढ़ गई है, विच इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी नोटवर्दी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पूर्वोदय का नेतृत्व बिहार कर रहा है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? Why are we saying that Bihar is leading the rising east? And there are ample evidences, one after the other, we can review them. But the most important factor, Bihar is known as a knowledge society. And therefore, in this knowledge society, overcoming all the impediments, जितनी सारी बाधाएं थी उनको पार करते हुए जो स्कूली शिक्षा से महाविद्यालयीन शिक्षा तक जाने का जो जीईआर रेशो होता है, उसमें बिहार पूर्व भारत के सभी राज्यों में क्रमांक 1 पर है। मैं मानता हूं कि ये भी हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है, और बिहार के बाहर वाले लोगों के लिए मैं मानता हूं कि ये एक इनसाइट गैदरिंग का, एक अंतर्दृष्टि पाने का, अध्ययन का विषय है। और इसलिए ये कहानी मैं मानता हूं कि बताना बहुत जरूरी है। मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, अतीत की घटनाओं के संदर्भ से
हर प्रदेश को अपनी एक छवि प्राप्त होती है और बिहार की छवि उस बीमारू शब्द से जुड़ी थी। उसको समाप्त करते हुए जो प्रयास विगत 20 सालों में हुए हैं उसको बताना, ये मैं मानता हूं कि बिहार की जनता का और देश में कुल मिलाकर विकास की राजनीति में विश्वास करने वाले सभी का एक दायित्व बनता है। उस दृष्टि से भी इस विचार गोष्ठी की ओर देखना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास, तो इस प्रयास में हम सभी की सहभागिता जरूरी है। ये केवल सरकार करेगा, केवल नीति आयोग करेगा, केवल चंद्रगुप्त संस्थान करेगा, ऐसा नहीं होगा। हम सबको ये नया नैरेटिव पूरे देश में विकसित करना पड़ेगा। उसके बारे में एक समझदारी और सूझबूझ निर्माण करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर सामने बैठे हैं, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट के लोग हैं। कई बार तो मेरे मन में विचार ये आता है, उसको केवल विचारार्थ रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे मध्य में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने वाले हैं। मगर जब हम एकेडमिक दृष्टि से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर देखते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण परिकल्पना है कि हमारे देश का विस्तार इतना फैला हुआ है कि कई बार दक्षिण के लोगों को पता नहीं होता उत्तर में क्या चल रहा है, और पूर्व भारत में जो उदय हो रहा है उसको पश्चिम का कोई आकलन ही नहीं होता उसके बारे में। ऐसी स्थिति में आज यूनिवर्सिटीज में कई जगह एरिया स्टडीज डिपार्टमेंट्स है, और वो सामान्यतः साउथ अफ्रीकन स्टडीज, लैटिन अमेरिकन स्टडीज, ईस्ट एशियन स्टडीज, ऐसे विषयों को अध्ययन का बिंदु बनाते हैं। वो ठीक भी है, मगर मैं मानता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को अगर साकार रूप में देखना है तो जरूरी है कि पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया स्टडीज नाम का भी एक डिपार्टमेंट हो, जिसके माध्यम से पूर्वोदय के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसका आकलन हम विकसित कर पाए। उसी तरीके से दक्षिण भारत में माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य में उपस्थित हो रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम सब तालियों की गड़गड़ाहट में उनका स्वागत करें। सम्राट जी, हम लोगों को बता रहे थे कि हमने क्यों ये प्रयास किया है। तो सबसे पहला था कि ये बिहार की अनकही कहानी देश के कोने कोने तक पहुंचे, ये जरूरी है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना तभी से साकार हो सकती है। एक दृष्टि से बिहार आकांक्षी भारत की राजधानी है, क्योंकि विकास के अभाव से विकास के प्रभाव की ओर जो यात्रा आप जैसे कई लोगों के नेतृत्व में हो रही है, उसका भी आकलन होना जरूरी है। और एक विषय में, यहाँ कई वाइस चांसलर्स महोदय भी आए हैं, शाम को चांसलर महोदय भी आएंगे, तो सबके विचारार्थ रख रहा हूँ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है, जिसके केंद्र में यही विषय है कि देश के सभी इलाकों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के विकास के बारे में सब जगह एक साझी आकलन की स्थिति बने। तो जरूरी है कि ईस्ट इंडिया में जो हो रहा है उसका आकलन वेस्ट इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में जो हो रहा है उसका आकलन साउथ इंडिया में हो, और उस दृष्टि से सदर्न इंडिया एरिया स्टडीज जैसा कोई डिपार्टमेंट, ईस्ट इंडिया स्टडीज जैसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट अगर नए सिरे से, नई आवश्यकता से बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं, तो विकास का ये जो निरंतर चलने वाला प्रयास है, मैं मानता हूं इस प्रयास का एक सही आकलन देश के सभी क्षेत्रों में होगा, और आने वाले काल में कोई भी बिहार का समावेश बीमारू जैसे शब्दावली में नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि बिहार की यात्रा जैसे कि हम जानते हैं बीमारू से बेहतर की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, और उसी के अन्य पहलुओं को हम आज चर्चा में लाने वाले हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने हम सबको प्रोत्साहित किया है। मैं सभी की ओर से उनका शब्द सुमनों से स्वागत करता हूं। अपनी वाणी को विराम। के बीच हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
अब मैं डॉक्टर सहस्त्र बुधे जी से अनुरोध करती हूं कि वे शॉल देकर उनका स्वागत करें। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें। अब मैं नॉरिस से अनुरोध करती हूं कि वो पौधा देकर श्री सम्राट चौधरी जी का अभिनंदन करें। बुधे जी, हम बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए आपके वक्तव्यों से। आपके वक्तव्य अत्यंत प्रबुद्ध और विचारशील थे। उन्हें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे सभी माननीय अतिथिगण को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीप प्रज्वलित हो चुका है। दीपक की लौ चारों ओर, दीपक का प्रकाश चहु ओर फैल रहा है और हमारे बीच ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है। आइए अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर हेमंत वर्मा जी से। मैं आपको अनुरोध करूंगी सर कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी जी, रिस्पेक्टेड श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, वाइस चेयरमैन प्रबोधनी, डॉक्टर राणा सिंह जी, डायरेक्टर CIMP, डॉक्टर कुमुद कुमार जी, श्री आनंद शेखर जी, एडिशनल मिशन डायरेक्टर नीति आयोग, एंड डियर अमोघ राय मानस जी, सभी विद्वानगण, नीति निर्माता, शिक्षाविद और उपस्थित अन्य गणमान्य डेलीगेट्स, यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है कि मुझे बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन में बोलने का अवसर मिला है। आई, ऑन बिहाफ ऑफ माई यूनिवर्सिटी एंड ऑन माई ओन बिहाफ, एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का यह आयोजन केवल एक राज्य की तरक्की की बात नहीं करता, बल्कि यह पूरे पूर्वी भारत की आकांक्षाओं, संभावनाओं और भविष्य की दिशा तय करने की पहल है। और जब हम इस दिशा की बात करते हैं तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस यात्रा में विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या होनी चाहिए। आज मैं दो प्रमुख विषयों पर अपनी बात रखूंगा: नीति और शासन में विश्वविद्यालयों की भूमिका और पूर्वी भारत के विकास में बिहार की केंद्रीय भूमिका। हमारे देश में विश्वविद्यालयों को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर एक नई भूमिका निभानी होगी। यह समय है कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं रह सकते। आज की दुनिया में जहां हर निर्णय नीति और डेटा पर आधारित होता जा रहा है, वहां विश्वविद्यालयों की भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो गई है। विश्वविद्यालयों को अब ज्ञान उत्पादन के केंद्र के साथ साथ सार्वजनिक हित के केंद्र भी बनना होगा। जब कोई सरकार किसी योजना पर विचार करती है तो उसे यह जानने की ज़रूरत होती है कि उस योजना का असर क्या होगा, किन वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ये सभी सवालों के जवाब विश्वविद्यालय दे सकते हैं। हमारे पास रिसर्च स्कॉलर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं और सबसे महत्वपूर्ण उत्साही विद्यार्थी हैं जो समाज को समझने और बदलने की इच्छा रखते हैं। अनेक विकसित देशों में विश्वविद्यालयों की भूमिका नीति निर्माण से अधिक प्रभावशाली रही है, चाहे वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन संस्थानों ने न केवल नेताओं को शिक्षित किया है, बल्कि उनके शासन को वैचारिक और वैज्ञानिक आधार भी दिया है। भारत में भी यह परंपरा जारी है। यह ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय अपनी चार दीवारी से बाहर निकलें और नीति निर्माण का केंद्र बने। हमारे विश्वविद्यालयों को स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की समस्याओं पर रिसर्च कर नीति निर्माताओं को सुझाव देने चाहिए। आज हमारे युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, उन्हें भविष्य की तैयारी चाहिए। उन्हें वह शिक्षा चाहिए
जो ना केवल किताबों में हो बल्कि ज़मीन पर भी हो। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि नीति क्या होती है, शासन कैसे चलता है और जनता की ज़रूरतों को समझकर योजनाएं कैसे बनती हैं। इस संदर्भ में एक आवश्यक बदलाव यह है कि हम अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव लाएं। सिर्फ सैद्धांतिक पढ़ाई से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनता, उसे ज़मीनी हकीकत का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस स्टडीज़, डिजिटल गवर्नेंस और लोक प्रशासन जैसे विषयों को मुख्य धारा में लेकर आएं। इस तरह के विषयों से जुड़ी इंटर्नशिप, पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भागीदारी और नीति विश्लेषण जैसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें अपने देश के शासन तंत्र को जटिलता को समझने में मदद भी मिलेगी। आज देश को ऐसे संस्थानों की ज़रूरत है जो सोचे, सवाल पूछे और समाधान दे। विश्वविद्यालयों को अब थिंक टैंक की भूमिका निभानी चाहिए। जब कोई सरकार या स्थानीय प्रशासन किसी समस्या से जूझता है, जैसे कि शिक्षा में ड्रॉप आउट दर, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और किसी योजना की विफलता, तो वह विश्वविद्यालयों से मदद मांग सके, यह व्यवस्था बनानी होगी। हमारे विश्वविद्यालयों को पॉलिसी ब्रीफ्स, वाइट पेपर और केस स्टडी तैयार करने चाहिए। उदाहरण के लिए किसी योजना विशेष जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर मूल्यांकन कर सरकार को सुझाव दे सकते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि नीति निर्माण और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक बड़ी खाई, एक गैप रह जाता है। विश्वविद्यालय इस गैप को पूरा कर सकते हैं यदि हमारे विश्वविद्यालय स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और नगर निगम के साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत से बदलाव आ सकते हैं। छात्रों को फील्ड इमर्शन, पॉलिसी फेलोशिप जैसे कार्यक्रमों के जरिए प्रशासनिक ढांचे से जोड़ना होगा। इस प्रक्रिया में वो समाज के सबसे निचले स्तर पर जाकर समस्याएं समझेंगे और शायद उनसे बेहतर समाधान भी सुझा पाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय अगर सरकार के साथ साझेदारी में काम करे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या शहरी विकास विभाग हो, तो बहुत से क्षेत्रों में प्रभावी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें पब्लिक एकेडमिक पार्टनरशिप की अवधारणा को बढ़ावा देना होगा। जैसे सरकार कंपनियों के साथ मिलकर प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती है, वैसे ही विश्वविद्यालयों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर सकती है। अब हम बात करते हैं उस जमीन की जिस पर यह सम्मेलन आधारित है, बिहार। बिहार के बारे में बात करना केवल भूगोल की बात नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और संभावना की बात है। यह वह राज्य है जिसने भारत को नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। यह वो भूमि है जिसमें मगध और मौर्य जैसे साम्राज्य पनपे, जिन्होंने न केवल प्रशासन की नींव रखी बल्कि न्याय, नैतिकता और ज्ञान की परंपरा को दुनिया तक पहुंचाया। बिहार का इतिहास केवल अतीत की बातें नहीं है, यह आज के लिए प्रेरणा है। जिस राज्य में ज्ञान की गंगा बहती थी, वहाँ फिर से वैसा ही प्रभाव शुरू हो चुका है। अगर हम अपने शैक्षणिक संस्थानों को फिर से जागरूक और सशक्त बनाएं, तो ये प्रवाह जो होगा वो बहुत तेजी के साथ बहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार ने ये साबित कर दिया है कि बिहार आज भी वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन सकता है। इसकी ज़रूरत है सतत निवेश, इन्वेस्टमेंट, शैक्षणिक आज़ादी और एक दूरदर्शी नेतृत्व। बिहार की भौगोलिक स्थिति उसे केंद्रीय स्थान देती है। यह न केवल उत्तर और पूर्व भारत को जोड़ता है बल्कि दक्षिण एशिया के संपर्क का भी एक केंद्र बन चुका है। रेल, सड़क और नदी मार्गों के जरिए यह राज्य एक लॉजिस्टिक हब बन चुका है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये भी है कि बिहार की जो पॉपुलेशन है उसकी पावर जो 65% पॉपुलेशन 35 ईयर से कम की है, वो एक बिहार की अमूल्य संपदा है। इस युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए, सही कौशल सिखाए जाएं और उन्हें स्वरोजगार, नवाचार, सामाजिक उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जाए तो यह शक्ति पूरे देश को आगे लेके जा सकती है। भारत का भविष्य पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। विकास की धारा अब उन राज्यों की तरफ मुड़ रही है जिन्हें वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया। इस दिशा में बिहार एक स्वाभाविक श्रृंखला और एक अगुवा बन चुका है और लीड कर रहा है। कृषि आधारित उद्योग, बुद्धिमत्ता का विकास, MSMI, पर्यावरण हितैषी उत्पादन, डिजिटल, इन सभी क्षेत्रों में बिहार को बड़ी भूमिका निभानी है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, कौशल विकास मिशन, हर घर जल योजना जैसे प्रयास दिखाते हैं कि बिहार बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन इस परिवर्तन को स्थायी और समावेशी बनाने के लिए हमें विश्वविद्यालयों को उससे जोड़ना होगा। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा
कि जिन विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वे केवल सम्मेलन तक सीमित नहीं रहने चाहिए, इन्हें एक आंदोलन के रूप में बदलना होगा, एक ऐसा आंदोलन जिसमें बिहार के विश्वविद्यालय अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और शिक्षा को केवल करियर की सीढ़ी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का औजार बनाएं। बिहार का उत्थान पूर्व का उत्थान है और इस उत्थान में अगर हमारे विश्वविद्यालय साथ खड़े हों तो न केवल करियर बल्कि इतिहास भी बदल सकता है। हमें मिलजुल कर यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित न रहे, वे समाज तक पहुँचे, नीति को दिशा दे और भविष्य को संवारने का माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके विचारों की गहनता और दूरदृष्टि ने विषय की समझ को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। धन्यवाद सर। अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। इस सेमिनार में एक रिपोर्ट का विमोचन किया जा रहा है जिसे मुख्यतः पीपीआरसी ने तैयार किया है। मैं आपको बताती चलूं कि ये रिपोर्ट वर्तमान और पूर्व शासन काल में बिहार की विकास गाथा का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथ ही इसमें केंद्र की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है जिसने दोनों शासनकाल में बिहार के विकास पथ को आकार देने में योगदान दिया है। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण से निवेदन करती हूं कि वे इस रिपोर्ट के विमोचन में सम्मिलित हों। पीपीआरसी की टीम से अनुरोध है कि वे भी कृपया मंच पर पधारें और इसमें सम्मिलित हों। धन्यवाद। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारे बीच बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं। राजनीतिक विरासत और व्यापक अनुभव के साथ माननीय मंत्री जी ने बिहार की प्रगति की दिशा में नीतियों को सशक्त रूप से मार्गदर्शन दिया है। जन सेवा और बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर पधारें और उपस्थित सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं। आज यहाँ बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट नेशनल सेमिनार के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर हेमंत वर्मा जी, राणा सिंह जी, डायरेक्टर CIMP, डॉक्टर कुमुद कुमार जी, इस मंच के सामने उपस्थित हमारे आदरणीय हरेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी, गुरु प्रकाश जी, अन्य कई महत्वपूर्ण साथी, स्वर्ण आयोग के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जयकिश झा जी, अन्य सभी महानुभाव जो बिहार को बढ़ते हुए और पूरब का विकास, राइजिंग ऑफ ईस्ट, ये पूरब के विकास की चर्चा पर आप लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा। आज से लगभग 2700 वर्ष पहले हम रूलर थे और स्वर्णिम काल भी हम ही ने दिया। मगध की यह धरती जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करता था, वो आज पटना है। इसने इस पूरे दुनिया में स्वर्णिम काल दिया, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया और लंबे समय तक उस विरासत को हम ढोते रहे। दुर्भाग्य रहा हमारा, कई आतंकी आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए
सबने लूटने का काम किया, किसी ने भारत को भारत नहीं समझा। और अखंड भारत का सपना जो आज से लगभग 2700 वर्ष पहले अर्थशास्त्री के तौर पर मार्गदर्शक पंडित चाणक्य ने देखा था, उस भारत की कल्पना को बनाने में जो उस समय 100 वर्ष 200 वर्षों तक अर्थव्यवस्था खड़ा किया गया, बाद के कालखंडों में हम उन चीजों को बचा नहीं पाए। हमारे यहां नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि उस जमाने में लगभग 90 लाख किताबें जलाई गई और लगभग 6 महीने तक वहां से धुआं निकलते रहा, आग जलते रही। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 2024 में 9 जून को फिर से वो प्रधानमंत्री बने, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो पहला कार्यक्रम बिहार की धरती पर उन्होंने किया और वो गौरवशाली इतिहास का क्षण था जब नालंदा को फिर से स्थापित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ये लंबे समय से कालखंड चल रहा था और इस बार भी उसी दौरान उन्होंने कहा कि 2 यूनिवर्सिटी बिहार के, एक जिसकी स्थापना उस दिन वो कर रहे थे 19 जून 2024 को, तो उन्होंने कहा कि विक्रमशिला को भी जल्द बनवाओ। और हमें खुशी है कि हम लोग उसके जमीन देने में सफल हुए हैं और भारत सरकार उसकी प्रक्रिया कर रही है और हमें पूर्ण भरोसा है कि ये जो सदन चलेगा, इस सदन में भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव पूरी देश की सांसद पारित करने का काम करेगी साथी। लेकिन स्वाभाविक है, जो थीम है आपका राइजिंग ईस्ट, ये अपने आप में गेटवे है। मैं कहता रहा हूं कि इस देश में 4 कैपिटल है और 4 में 3 कैपिटल चेन्नई हो, जो मेट्रो है, सॉरी कैपिटल नहीं, मेट्रो के तौर पर चेन्नई के चारों तरफ आप देखेंगे, एक तरफ समुद्र है, 3 तरफ पूरा विकास ही विकास दिखता है। मुंबई है, उसके एक तरफ समुद्र है, दूसरे तरफ बेंगलोर, तीसरे तरफ गुजरात और मध्य प्रदेश, सब विकसित है। दिल्ली देखेंगे, दिल्ली के चारों तरफ विकास की किरण, आर्थिक समृद्धि सब बढ़ हो चुका है। लेकिन जब आप कलकत्ता देखेंगे तो उसके चारों तरफ, एक तरफ जो अंडमान निकोबार है, उसके चारों तरफ सिर्फ गरीबी ही गरीबी दिखता है। उसका मूल कारण है कि जो गेटवे है कलकत्ता, वो पूरी तरह ब्लॉक है। हो सकता है कि बिहार ने समृद्धि के लिए वो प्रयास नहीं किया हो, लेकिन झारखंड है, झारखंड को सिर्फ इसलिए बांटा गया था हमसे, हम लोग पीड़ा में हम लोगों ने बांटा था वोट देकर। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां के आदिवासियों के कल्याण के लिए झारखंड का अलग राज्य बनाया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा विनय जी कि जब बिहार और झारखंड बट रहा था तो हम सदन के सदस्य हुआ करते थे और हम लोग जब वोट कर रहे थे तो दुख का विषय इसलिए मैंने कहा कि उस सदन में जब बिल आया तो हमारे अधिकतर सदस्यों ने यह कहा, यह कैसा बंटवारा है, जिस झारखंड के पास रेवेन्यू के तौर पर 87% से अधिक रेवेन्यू उस राज्य में था और हमारे पास 12.61%, मतलब नॉट इवन 13% भी हमारा रेवेन्यू नहीं था। लेकिन अब सुखद होता है, सुखद अनुभव होता है। मैं वित्त मंत्री भी हूं बिहार में। जब मैं बजट पेश कर रहा था और इस बजट के पहले
एक घंटा पहले हमसे पहले झारखंड बजट पेश किया और झारखंड का आज का बजट 1,40,000 करोड़ का है और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है। यह बदलता हुआ बिहार है और आज आर्थिक तौर पर भी हम खड़े हैं और इसलिए हमें गर्व है। कल तक हमें कमजोरी लगता था कि हमारी जो बिहार है इसकी आबादी हमारी कमजोरी है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश में तो चर्चा जीएसटी के कई लंबे समय से था, कभी नहीं हो पाता था। कठोर निर्णय के लिए मोदी जी के हिस्से में ही पड़ा है और कठोर निर्णय लेने का भी काम करते हैं। 60 के दशक से इस भारत में चर्चा थी कि हम जीएसटी लाएंगे, कानून बनाएंगे, भारत को समृद्ध बनाएंगे, लेकिन बनाता कोई नहीं था। हमें बहुत खुशी हुई जब जीएसटी का पूरा खाका हम लोगों ने देखा। आज भी जीएसटी काउंसिल के बैठकों में जब देश में बिहार का प्रतिनिधित्व करता हूं तो गौरव लगता है कि जिस बिहार के पास लोग कहते हैं कि कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई आर्थिक व्यवस्था खड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मार्केट हैं तो मार्केट के तरफ तो देखना ही पड़ेगा। कल तक हम बिस्किट का डिब्बा खरीदते थे तो हमको कोई पैसा नहीं आता था। एक्साइज ड्यूटी एक्साइज वाले लेते थे, वैट उस राज्य के लोग लेते थे और हम कुछ चुनिंदे राशि लेकर खुश हो जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कृपा से और श्रद्धेय अरुण जेटली जी की कृपा से भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी खड़ी हुई कि बिहार जैसा राज्य जहां 14 करोड़ की आबादी है, उस आबादी में पहली बार गौरव हुआ कि मेरे पास 14 करोड़ मार्केट है जिससे हम बिहार की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में सफल हो रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तो 60,000 करोड़ रुपया भी हमको अपना संसाधन से नहीं आता है, लेकिन हम जीएसटी से जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार जैसे राज्य को जीएसटी के हिस्सेदारी से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को मिलता है, क्योंकि हम मार्केट हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि हमको अर्थव्यवस्था खड़ा करनी पड़ेगी, आगे भविष्य बनाना है, क्योंकि आबादी के हिसाब से मोदी जी ने तो हमें एक व्यवस्था खड़ा करने का मौका दिया है, लेकिन जो बदलता हुआ बिहार है उसका जरूर मैं बताना चाहता हूं कि इसी बिहार को लोगों ने बीमारू राज्य माना था। आज प्रगतिशील बिहार है, अर्थव्यवस्था में खड़ा है। और मैं जब पहली बार विधायक मंत्री के तौर पर काम कर रहा था विनय जी, तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया था, मात्र 6,000 करोड़ रुपया, और मैं सरकार का मंत्री था, मेरा तनख्वाह ही 6,999 रुपया था। और उस बिहार को बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा। आज बिहार की अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, और बिहार जैसे राज्य में स्वाभाविक है चर्चा होती है, और चर्चा आप लोग ही करेंगे तभी बिहार और बदलेगा। अंग्रेजों ने इस देश में, इस प्रदेश में पीएमसीएच का निर्माण कराया, उसी समय डीएमसीएच बना। 2 मेडिकल कॉलेज हमारे यहां अंग्रेजों ने बनाया। और जब बिहार में पहली बार संयुक्त सरकारें बनी तब भागलपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। 1979 में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में 2 मेडिकल कॉलेज हुए। 1979 से लेकर 2006 तक 7 तक बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, किसी स्तर पर ना सरकारी बना और ना प्राइवेट स्तर पर कोई इंडस्ट्री को मदद करने का काम किया गया, क्योंकि यह लंबा समय था, लगभग 35-36 साल तक बिहार जैसे राज्य में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूनिवर्सिटी का भी वही हाल है। 1990 तक बिहार में 8 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और
90 से 2005 तक मात्र 2 यूनिवर्सिटी बने, वो भी 90 में ही जाते जाते सरकार ने कई चीजें किया था, 2 और यूनिवर्सिटी बने थे। तो कल्पना करनी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा। आज बिहार में जहां हम 10 यूनिवर्सिटी की कल्पना करते थे, देखे थे, आज बढ़कर लगभग 32 यूनिवर्सिटी हो गए और कई संस्थानें बनाई गई। आप देखते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर जो यह संस्थान है, इसका पूरा अध्ययन करने के लिए ही पूरी व्यवस्था की गई है, कैसे बिहार बदलेगा। और बिहार की अर्थव्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, एकदम सही आपका ये जो थीम है राइजिंग ऑफ ईस्ट, जब तक बिहार नहीं बदलेगा देश की अर्थव्यवस्था कभी नहीं बदल सकती है। और बिहार को और गति से जाना होगा क्योंकि हमारे पास लेगेसी है, इतिहास रहा है, इसको प्रेजेंट को भी ठीक करना पड़ेगा। तो कई चीजें हैं, अभी हम लोग इस सेक्टर में भी कई चीजें कर रहे हैं। हमारा तो इजी कम्युनिकेशन ही नहीं था, हम लोग 7-7, 8-8 घंटे में भागलपुर से पटना आते थे, आज वो 4 घंटे में हो गया। क्योंकि हमको याद है भागवत आजाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाता हूं तो 2.5 घंटे में पहुंचता हूं, और पटना से भागलपुर जाता हूं तो 7 घंटे लगती है। ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग का पढ़ाई है? दोनों का इंजीनियरिंग सेम होगा, दोनों का किलोमीटर लगभग सेम है, 250 किलोमीटर लगभग। तो ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग है कि वहां 7 घंटा, यहां 7 घंटा और वहां 2.5 घंटा? तो यह बदलाव लाने में समय लगा। उसके लिए मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे तो भारत की सरकार लगातार सहयोग करते रही। और मैं इंडिया को इसलिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो इसी पटना की गांधी मैदान पे आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा था कि हमको जब झारखंड बट गया तो हमको सहयोग कीजिए, संसाधन दीजिए। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल के हिसाब से संसाधन दिया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। जब नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसी पैसे से बिजली के सेक्टर में, पानी के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में स्टेट हाईवे का कंसेप्ट लाया गया बिहार में। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जिस राज्य में पावर सेक्टर में हम 1 मेगावाट भी बिजली उत्पादन नहीं करते थे, आज लगभग 10,000 मेगावाट बिहार में अपना उत्पादन करते हैं और लगभग 8800 से अधिक, मतलब लगभग 9,000 मेगावाट हम कंज्यूम भी करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने पैरों पर खड़े भी हो रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था भी खड़ा कर रहे हैं। अभी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब हम ये इंडस्ट्री के सेक्टर में बढ़े तो रोजगार बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया और 10-10 लाख रुपया नौजवानों को सहयोग देना शुरू किया। 5 लाख रुपया उनको सब्सिडी के तौर पर और 5 लाख रुपया कि स्टार्टअप को आप करो, और 5 लाख रुपया एक लोन के तहत हम लोगों ने उपलब्ध कराया। यह सबसे ज्यादा सफल रहा क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं, हम लोग देखते हैं बाहर में, क्योंकि क्वालिटी हमारे यहाँ है, ये तो हमें पता है। और उसका कारण 2 चीज मैं बताता हूं। देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, और जैसे कोटा एक बड़ा हब माना जाता है, तो वहां सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी होगा और वहां का पढ़ाने वाला शिक्षक भी सबसे ज्यादा बिहारी होगा, मतलब दूसरा कोई नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि हम पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हैं। तो इस बजट में हमने एक प्रावधान पूरा किया, क्योंकि हमारे बच्चे ब्लॉक से निकलकर जिले में जाते थे, प्रमंडलीय स्तर पर पढ़ाई करते थे।
इस व्यवस्था को खत्म करने का शुरुआत हम लोगों ने किया है। यूनिवर्सिटी तो बढ़ाया ही, अब हम लोगों ने तय किया है कि सभी प्रखंडों में हम एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे जिसके कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, हायर एजुकेशन अपने गांव से वो करे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी हम लोग पूर्णिया में प्रगति यात्रा में थे, तो अब डिजिटल तौर पर पढ़ाई भी शुरू हो गई है। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं सभी जगह एक तरह से कंप्यूटर से कैसे पढ़ाया जा सकता है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और ये हम लोगों ने ट्रायल के तौर पर पूर्णिया में शुरू किया, अब इसको पूरे प्रदेश में हम लोग लाना चाह रहे हैं, क्योंकि लगभग 6 लाख से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली किया है और एक पूरी व्यवस्था खड़ा है। अब सिर्फ मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। और एक तरह से ऑनलाइन पढ़ाई, कोरोना जितना हमें नुकसान पहुंचाना था वो तो पहुंचाया ही, लेकिन कोरोना एक चीज तो जरूर देकर गया कि यूटिलाइजेशन ऑफ अपना टाइम, इसका पूरा प्रावधान करके गया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम आपके मीटिंग में नहीं आ पाए, नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन जुड़ जाइए और ऑनलाइन जुड़कर सारे रिपोर्टिंग करने का काम कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि आज बिहार तो खड़ा हो ही रहा है। कुछ आंकड़े मैं जरूर दे दूंगा आपकी पूरी टीम को, मैंने देखा कुछ आंकड़े उसमें जुड़े हैं। आपने जीडीपी के बारे में चर्चा किया, बिहार एक ऐसा राज्य है जो डबल फिगर में विकास करने वाला राज्य रहा है। कुछ कोरोना का 1-2 साल छोड़ दीजिए तो बिहार एक इकलौता राज्य है पूरे देश में जो डबल फिगर में, डबल डिजिट में विकास कर रहा है। लेकिन और गति से करना है, इसका भी सुझाव चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कई चीजें बदलाव किया है जो मैं सिर्फ सारांश में बता देता हूं। गंगा में जहां 3 पुल हुआ करता था, आज लगभग 12 पुल पर हम खड़े होने जा रहे हैं। आरओबी का कोई कंसेप्ट नहीं था हमारे यहां, मतलब मुश्किल से एक आरओबी चिड़ैया टालपुर पटना में लोगों ने देखा था 2005 के पहले। नीतीश जी ने ही पहली बार दीदारगंज चेक पोस्ट के पास ओवरब्रिज बनवाया और लगभग 10 रेलवे ओवरब्रिज उन्होंने बनवाया और आज लगभग 100 से अधिक रेलवे ओवरब्रिजेस हम खड़े कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह सुविधा प्राप्त हो पाएगा लोगों को। कृषि के सेक्टर में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खाद्यान्न उत्पादन जहां 79 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था, वो बढ़कर 231 लाख मैट्रिक टन हो गया। हम मछली के सेक्टर में पूरी तरह हैदराबाद पर निर्भर हुआ करते थे, आज मछली हमको नहीं चाहिए, किसी राज्य से नहीं चाहिए। हमारा मछली इतना उत्पादन हो रहा है कि बिहार जैसे राज्य में जहां मात्र 2,68,000 मैट्रिक टन हुआ करता था, वो बढ़कर लगभग 9 लाख मैट्रिक टन हो गया। मतलब बिहार को मछली हम अपने खिला सकते हैं, अपने संसाधन से, अपने व्यवस्था से। लेकिन हम लोगों ने टारगेट किया है, बगल का राज्य झारखंड है जहां तालाब की भी कमी है और हमारा ही राज्य है। हम लोग जब जन्मे थे तब से बिहार और झारखंड एक ही देखे हैं, तो उसको हिस्सा मानते हैं। हम लोगों ने टारगेट किया है, लक्ष्य किया है कि वो जो हैदराबाद और कलकत्ता से मछली लेता है, वो सारे मछली का प्रोडक्शन हम बढ़ाकर झारखंड को भी देने का काम करेंगे। काव बेल्ट माना जाता है बिहार और यूपी को, और दूध उत्पादन करता है जो राज्य गुजरात, जिसको कि जंगल कहा जाता है, डेजर्ट कहा जाता है और एक तरह से रेगिस्तान के तौर पर जाना जाता था, वो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता। इस सेक्टर में भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जहां मात्र 20 लाख मैट्रिक टन दूध उत्पादन होते थे हमारे यहाँ, आज लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन दूध हम उत्पादन करने में आगे बढ़ रहे हैं।
गेहूं के भी सेक्टर में इसी तरह जहां 26 लाख मैट्रिक टन होते थे, आज वो बढ़कर 95 लाख मैट्रिक टन हम गेहूं उत्पादन कर रहे हैं। मक्का का उत्पादन जहां मात्र 14 लाख मैट्रिक टन था, वो बढ़कर अब 58 लाख मैट्रिक टन हो गया। और इसमें इसलिए मैंने मक्का की चर्चा किया कि मैं खगड़िया जिला से राजनीति करता रहा, मेरा घर मुंगेर जिला जरूर है, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, मक्का प्रोडक्शन करने वाला जिला है वो, और मोतिहारी जिला। और दोनों जिले में कोई इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। हम मक्का उत्पादन करते थे तो ये किस फैक्ट्री में जाता था, यहां से या तो हैदराबाद जाता था और नहीं तो यहां से अहमदाबाद जाता था। दूसरा कोई फैक्ट्री कहीं बीच में नहीं पड़ता था। अब इस व्यवस्था को हम लोगों ने बदलवाया, कानून हम लोगों ने बनाया, इथेनॉल प्लांट्स लगाए, और आज जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जहां मक्का हमारे प्रदेश में नॉट इवन 1000 रुपये में भी पर क्विंटल नहीं बिका करता था, आज की स्थिति में आप देखिएगा कि बिहार जैसे राज्य में वो बढ़कर आज वो 2500 से अधिक रुपये का पर क्विंटल हो गया। तो ये बदलता हुआ बिहार है। इसलिए आज अभी माननीय मंत्री हमारे साथी अशोक चौधरी जी भी आ गए, मैं ही इनका स्वागत करता हूं। कई सेक्टर्स में, क्योंकि बिहार में एक बड़ा सेक्टर है जो गंगा के इस पार और उस पार को बदलता है। गंगा के इस पार जब आइएगा, जो साउथ बिहार है, इसको आप देखिएगा सुखाड़ हो जाता है, ड्रॉट की स्थिति होती है, जब तक बरसात नहीं होगा पानी पीने में भी दिक्कत हो जाती है। और गंगा के उस पार जाइएगा तो सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। एक काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में अनोखा किया, और मैं इसका उदाहरण देता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। 2008 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पहली बार बाढ़ आया, और भीषण बाढ़ आया, और 16 जिले में, 21 जिले हमारे हैं उस इलाके में, 16 जिले में बाढ़ ने तबाही मचाया। और जबकि पानी छोड़े गए थे 1,92,000 क्यूसेक पानी, मात्र 1,92,000 क्यूसेक छोड़े गए थे। और पिछले साल चूंकि स्ट्रेंथनिंग का काम हमने किया, लगभग 1000 किलोमीटर में हम लोगों ने तटबंध बनाने का काम किया। 14 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई युक्त जमीन बनाने का काम किया। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले साल 19 सितंबर 2024 को जब बाढ़ आई, नेपाल, हमारा कोई पानी नहीं आता है, ये नेपाल के तराई से पानी आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8,48,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए, और हमारे 56 गांव में ही पानी आए। यह बदलता हुआ बिहार का तस्वीर, यह डर खत्म हुआ नीतीश कुमार जी के राज में। और आज मोदी जी के शासनकाल में हमें गर्व है कि जिस तरह नदियों के जोड़ने के लिए हमें आर्थिक सहायता किया जा रहा है। अभी लगभग 15,000 करोड़ रुपया जल संसाधन के क्षेत्र में हमको उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि कोसी मेची लिंकिंग का काम हम शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई 4 डैम हम लोग गंडक में, कोसी में, बागमती में और महानंदा में, ये 4 नदियों में हम बनाने जा रहे हैं, जिससे कि पूरा यह सेक्टर बदल जाएगा। और हम पहली बार उत्तर बिहार जैसे प्रदेश, एक तरह से बिहार प्रदेश में, उत्तर बिहार में हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम सिंचाई पर काम करें, हम सिर्फ फ्लड फाइटिंग करते थे। अब उत्तर बिहार में हम फ्लड फाइटिंग के जगह पर सिंचाई का काम शुरू कर रहे हैं, हम इरिगेशन का काम शुरू कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, जिससे कि हम उस इलाके में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और दूसरा सेक्टर है उत्तर बिहार के बाद दक्षिण बिहार,
जिसमें हमारे 17 जिले पड़ते हैं और 17 जिले में सुखाड़ की स्थिति बनती थी, कुछ जिलों में लगभग 8 से 10 जिले में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें पूरा बदलाव प्रयास शुरू किया। यूटिलाइजेशन ऑफ गंगा पानी, गंगा जल को घर घर पहुंचाने का काम। पहले उन्होंने शुरुआत किया गया में, गया जी में, वहां डैम बनाकर जो पिंडदान का होता है वहां शुरुआत किया, राजगीर में किया, नवादा में किया, और अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पानी पिलाने का काम, गंगा जल पहुंचाने का काम तो हम लोग शुरू कर दिए, अब इसको सिंचाई में ले जाइए। अभी हलमना डैम जो बांका में है, खड़गपुर झील मुंगेर में है, इसके साथ साथ कई झील्स को हम लोगों ने तय किया है कि हम गंगा की पानी से पानी तो पिलाएंगे ही, इसके साथ साथ सिंचाई का भी काम करेंगे। अभी हम लोग गए थे कैमूर जिले में, वहां पर भी जो अधौड़ा पहाड़ है उस इलाके में पूर्ण व्यवस्था, जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। और आप सोचिए कि मात्र 2000 पॉपुलेशन के लिए मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि लगभग 1000 करोड़ से अधिक की राशि वहां स्वीकृत की गई कि वहां के आदिवासी को पानी पहुंचाया जा सके। तो ऐसी व्यवस्था बिहार बदल रहा है और बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तो इतिहास ही हमारा रहा है और बच्चों को लगातार इसके लिए मोटिवेशन भी किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि 2007 से लेकर अभी तक सिर्फ साइकिल योजना से लगभग 11 लाख बच्चियां, जो बच्चे हैं, उसको हम लोग साइकिल देने का काम किए कि जो गांव में एक माहौल बन सके पढ़ने की और पढ़ाने की, घर से निकलने का, इसकी पूरी कल्पना की गई। लगभग 3 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोशाक के माध्यम से सहयोग करने का काम किया गया कि जिससे कि अर्थव्यवस्था में उनको लगे कि हम स्कूल जाएंगे और नीचे भी एक सामाजिक तौर पर कपड़ा, जिनको उपलब्ध नहीं हो पाता था उसको कपड़ा उपलब्ध कराया जाए। आज भी 2 सेक्टर में हम बढ़ रहे हैं। ये जो मिड डे मील का योजना है, इसको अक्षय पात्रा जैसे संस्थानों से जोड़ रहे हैं। पटना जिला को हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिया है, जिससे कि क्वालिटी फूड जो है उनको प्राप्त हो और एक पूरी व्यवस्था खड़ा हो सके। और आगे, क्योंकि हमारे यहाँ जीविका समूह एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है बिहार के अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 70,000 करोड़ रुपया का मार्केटिंग हमारी जीविका बहनों के द्वारा होता है। और यह समूह लगभग 10 लाख से अधिक समूह है। 1 करोड़ 37 लाख हमारी जीविका बहनें हैं। इसको भी हम लोगों ने अभी बढ़ाने का टारगेट दिया है और इसको शहर के अंदर भी इसको प्रोत्साहित करने का काम किया जाए। और अब तो हम लोग सभी कैंटीन, चाहे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था में हम लोग लगातार जीविका दीदियों को जोड़ रहे हैं। कहीं ऑफिस चल रहा हो उसको भी जीविका दीदियों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनें यदि अर्थव्यवस्था में योगदान देगी तो हमको लगता है कि बिहार आर्थिक रूप से और समृद्ध हो पाएगा। कई चीजें हैं जिसको और भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन बिहार, क्योंकि मैंने कहा कि ये पूरब के विकास का एक अहम जगह है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सम्राट अशोक यहीं के राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद शांति को चुना और गौतम बुद्ध के दिखाए रास्ते को अपनाया। और इसी प्रदेश ने अखंड भारत का सपना भी देखा था। इसलिए मैं कहता भी हूं कि ये सोने की चिड़िया इस भारत को इसी प्रदेश के लोगों ने बनाया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाने का काम किया जाएगा, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा, ऐसा प्रतीक होता है। क्योंकि ये भारत तभी बढ़ेगा
जब दुनिया में दहाड़ सकेगा। और अर्थव्यवस्था भी देखिए, जिस अंग्रेज ने हमको गुलामी कराया, 200 वर्षों तक हमको गुलाम बनाकर रखा, उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर गए। जापान को हराकर हम 4थे स्थान पर पहुंच गए और आज दुनिया में हमारा 4था स्थान आ गया। और इसी तरह यदि भारत बढ़ता रहा और सभी नौजवान, हमारी जो बहनें हैं, सभी लोग यदि इस भारत के निर्माण में, इस बिहार के निर्माण में लगेंगे, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि ये बिहार भी बढ़ेगा और भारत भी बढ़ेगा और भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर भी देश होगा और अर्थव्यवस्था में भी दुनिया का नंबर 1 बनने का काम करेगा। इसलिए आज इस थीम के साथ कि बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बिहार इसको लीड करेगा और इस पूरे पूरब में इस पूरे पूरब में बिहार एक मजबूत प्रदेश बनकर निकलेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं विनय जी आपको और पूरी टीम को आपको कि बिहार अपनी समृद्धि और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है इसको जरूर लौटाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके द्वारा बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करने और बीमारू बिहार से प्रगतिशील बिहार तक की यात्रा पर प्रकाश डालने के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। अब मैं CIMP के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री कुमोद कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि वे यहां पधारें और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, प्रोफेसर हेमंत वर्मा जी, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राणा सिंह जी, माननीय अतिथिगण, विद्वद्गण, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, प्रिय सहभागीगण और मीडिया के सभी बंधुगण, बिहार लीड्स राइजिंग ईस्ट विषय पर आयोजित इस एक दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में उपस्थित होकर मैं अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं सबसे पहले श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें सम्मानित किया और बिहार की प्रगति की दिशा में अपनी दूरदर्शी सोच हमारे साथ साझा की। मैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, उपाध्यक्ष राम भाव महालगी प्रबोधिनी के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। प्रबोधिनी देश की एक अग्रणी संस्था है जो जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं को प्रशिक्षण और वैचारिक समर्थन प्रदान करती है। आपका वक्तव्य आज के संवाद को दिशा देने वाला रहा। प्रोफेसर हेमंत वर्मा जी, कुलपति SGT विश्वविद्यालय गुरुग्राम, आपका भी हम हृदय से स्वागत व आभार व्यक्त करते हैं। SGT विश्वविद्यालय देश के प्रमुख बहुविषयी शिक्षण संस्थानों में से एक है जो अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। हमारे अपने संस्थान CIMP में जो बिहार में प्रबंधन शिक्षा, नीति अनुसंधान और सामाजिक नवाचार का एक प्रमुख केंद्र है। मैं हमारे निदेशक डॉक्टर राणा सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत स्वागत भाषण के लिए हम उनके आभारी हैं। साथ ही हम पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो नीति निर्माण, प्रशासन और विकास पर केंद्रित एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक है। उनकी भागीदारी ने इस आयोजन को ज्ञानवर्धक और उद्देश्यपूर्ण बनाया है। आज बिहार पर रिपोर्ट का लोकार्पण हुआ। यह हम सभी सहयोगी संस्थाओं, मुख्यतः PPRC के द्वारा जो बनाया गया है, उस जो राज्य की नीति और विकास को प्रमाण आधार देना चाहता है, उनसे संबंधित, उनको तैयार करने वाली सभी टीम का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों, आयोजकों, मीडिया प्रतिनिधियों और टीम के सदस्यों को उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।